कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी परिजनों को प्रातःकालीन नमन बंदन अभिनंदन प्रस्तुत करते हुए आज का अंक प्रारंभ करता हूँ। आज का वाक्यांश थोड़ा गूढ़ कहा जा सकता है। मैं जानता हूँ कि विचारवान व्यक्तियों के लिए कुछ भी अगम्य नहीं होता, लेकिन हाँ, कुछ बात ऐसी जरूर होती है जो कि सोचने के लिए विवश कर देती है। क्योंकि जहाँ बात आती है दायित्वों की, अधिकारों की बात को तो समझने के लिए किसी आदमी को कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि उसके अधिकार क्या है। लेकिन जब दायित्व की बात आती है तो वहाँ अवश्य सोचने के लिए विवश हो जाता है कि हमारी सीमा क्या है। अधिकारों की सीमा आदमी नहीं जानता, लेकिन दायित्वों की सीमा को जरूर जानना चाहता है। तो इस प्रकार के आज हम चर्चा करेंगे लेखकीय दायित्व के नाम से। आज का वाक्यांश यह है, लेखकीय दायित्व। यदि वास्तव में देखा जाए तो लेखक कई प्रकार के हैं और हर प्रकार के लेखक के अपने अलग अलग दायित्व हैं। अब कुछ लेखक मंचीय होते हैं, उसमें मंचीय में कवि भी आ जाते हैं, जो मंचीय कवि हैं वो भी आ जाते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो भी आ जाते हैं, जो वाचन देते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान करते हैं, जो संत गुरु महात्मा होते हैं, जो आध्यात्मिक प्रवचन करते हैं, वो भी सब आ जाते हैं। लेखक का मतलब केवल इतना नहीं है कि जो व्यक्ति हाथ से कुछ लिखता है, बल्कि जो व्यक्ति संसार में कुछ परोसता है, वो अपनी बुद्धि के अनुसार परोसता है, तो वो भी उसकी लेखक की ही श्रेणी में आता है। जैसे साहित्य को कहा जाता है कि साहित्य का मतलब यह है कि जो समाज के हित के लिए है, जो हित के सहित है, वही साहित्य है। साहित्य में कहीं भी ये नहीं है कि वो केवल पद्य ही लिखेंगे या गद्य ही लिखेंगे या छंद में ही लिखेंगे या वाक्य छोटे होंगे या वाक्य बड़े होंगे या कैसी भाषा में लिखेंगे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। साहित्य वो सारी चीजें हैं। और साहित्य में वास्तव में यदि देखा जाए तो सारे कृत्य भी हैं जो हम समाज के हित के लिए कर रहे हैं, सर्व समाज के हित के लिए जो कुछ कर रहे हैं वही साहित्य है। वो कर्म भी साहित्य है। इसलिए किसी भी शब्द को किसी सीमा में बांध लेना वो अपने आप में उचित नहीं है। तो इस तरीके से लेखक सभी हैं। जो बोलने वाले हैं वो भी लेखक हैं, जो लिखने वाले हैं वो भी लेखक हैं। तो एक लेखन हुआ मंचीय लेखन। दूसरा लेखन होता है काव्य लेखन, जो समाज के लिए है, वो अलग किस्म का है। तीसरा लेखन है पुस्तकों के लिए, और चौथा लेखन है साहित्य लेखन। 4 प्रकार की लेखन मिला है। तो इसलिए जहां तक मंचीय लेखन का सवाल है, उसमें हमारा दायित्व है कि हमारे शब्द ऐसे हों जो सुनने वाले को आसानी से स्वीकार्य हों, उनका अर्थ ढूंढने के लिए उन्हें कहीं न जाना पड़े। वो मंचीय लेखन में आता है। संत महात्मा जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं वो भी इसी ऐसी ही भाषा में देते हैं
उनका भी वाचन ऐसा ही होता है कि वो तुरंत ग्राह्य हो जाता है, तुरंत उसकी समझ में आ जाता है, ऐसी भाषा में होता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात, ये दायित्व है मंचीय वाचनकर्ता का कि वो अपने मुख से जो कुछ लेख, अपने जो कुछ विचार दे रहा है वो ऐसे हो जो कि एकदम स्वीकार्य हो। दूसरी बात आती है कि काव्य लेखन की। काव्य लेखन में जैसे मुख्य रूप से जो कवि हर व्यक्ति की जुबान पर चढ़े हुए हैं वो हैं आपके कबीर हैं, रसखान हैं, बिहारी हैं, जायसी हैं, अयोध्या प्रसाद हरिओर जी हैं, महादेवी वर्मा हैं। ये इस प्रकार के कवि हैं जिन्होंने कि जन भाषा में लिखा है। कबीर जो है वो एक विशेष रूप से ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने कि जन भाषा में लिखा है, अर्थात जो कुछ उन्होंने बोला वो ऐसा कि तुरंत स्वीकार्य हो गया। उन्होंने कभी भाषा के आडंबर में कभी उन्होंने जोर नहीं दिया, उन्होंने कभी किसी भी शब्द को उसी प्रांजल रूप में स्वीकार करने की बाध्यता पर भी जोर नहीं दिया। वो हमेशा बोलचाल की भाषा में बोलते रहे। तो वो जो लेखन है वो हमेशा स्वीकार्य होता है। जो बोलचाल की भाषा है उसमें जो कुछ लिखा जाता है एक लेखन वो कहलाता है, वो सर्व समाज को स्वीकार्य होता है, इसलिए एक साहित्य वह भी। तो वो भी लेखक है। एक लेखन होता है पुस्तक के लिए। पुस्तक के लिए लेखन में विशेष रूप से जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि उसकी लिपि शुद्ध होनी चाहिए। उसमें लिपि की शुद्धता का बहुत बड़ा दायित्व होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है उसको स्वीकार्यता प्राप्त होने के लिए। क्योंकि जैसा कहा जाता है विशेष रूप से हिंदी के लिए कि जैसे लिखी जाती है वैसी ही पढ़ी जाती है। तो ये एक विशेषता है कि इसमें लिपि की शुद्धता बहुत आवश्यक है। दूसरी बात कि जब आप पुस्तक लेखन में जाते हैं तो आपको छोटे छोटे अंक बनाने होते हैं, एक स्टैंजा बनाने होते हैं, पद बनाने होते हैं। वो चाहे आप फिर किसी काव्य में लिख रहे हों या आप गद्य में लिख रहे हों, छोटे छोटे पैराग्राफ वो देने होते हैं। ये लेखक का दायित्व है। और जिस बिंदु को वो एक पैराग्राफ में पकड़ते हैं, एक संदर्भ जिसको पकड़ते हैं, उस संदर्भ को प्रयास करें कि उसका भाग उसके अंदर समाहित हो जाए। लेकिन लिपिकीय किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, लिपीय त्रुटि कहीं ना हो, कोई ऐसी बात उसके अंदर न जाए जिससे कि गलत संदेश समाज तक पहुंचता हो। ये भी लेखक का दायित्व है। लेखक का दायित्व केवल इतना ही नहीं है कि अपनी विचारधारा को समाज तक पहुंचाए, बल्कि ये भी है कि किसी प्रकार की कोई ऐसी बात अपने लेखन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा न पहुंचे समाज में जो कि परेशानी का कारण बन सके, किसी प्रकार से सामाजिक समरसता में विभेद पैदा कर दे। ये भी लेखक का दायित्व है। और चौथे प्रकार का लेखक होता है जो पुस्तक के प्रकाशन का, जो कि साहित्य लेखन जिसको कहा जाता है, ये वो लेखन होता है जो कि पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। उनके लिए विशेषता कुछ अलग ही होती है, उनके दायित्व कुछ अलग होते हैं। पहला दायित्व, वो अपनी भाषा का पल्ला नहीं छोड़ सकते। अर्थात वो यदि अपनी किसी ग्रंथ की, अपनी पुस्तक की, अपनी रचना की
जो पाठ्यक्रम में जाने वाली है, उसकी यदि आप रचना कर रहे हैं, उसके लिए लिख रहे हैं, तो आप जिस भाषा में लिख रहे हैं उस पर आपका पूर्ण अधिकार होना चाहिए। वो ये आपका दायित्व है। आप उसके अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि पढ़ने वाला उन्हें सोचने के लिए विवश हो। साधारण भाषा के काव्य, साधारण भाषा का जो गद्य है, वो वहाँ पर स्थापित नहीं हो पाता। मिली जुली भाषा वहाँ नहीं चल पाती है। कोई उपन्यास हो, कोई कहानी हो, उसमें मिली जुली भाषा चल जाएगी, लेकिन जो वास्तविक, जो पढ़ने योग्य, जो पठनीय है, जो शिक्षण संस्थाओं में जो चलने वाले लेखन होते हैं, उसके अंदर लेखक का दायित्व है कि वो प्रांजल भाषा का प्रयोग करे, ताकि जब उसको आदमी पढ़े तो उसमें ज्ञान के कोष उसके खुलते चले जाए। उसको ये ना लगे कि ये तो बहुत साधारण सी बात है, इसका अर्थ क्या समझना है। वो एक एक शब्द के अर्थ को समझने के लिए पाठक रुके, उसको समझे, उसके गूढ़ तत्व निकाले, वो भी लेखक का दायित्व है। तो इस प्रकार के लेखक जो हैं वो 4 प्रकार के माने गए, और उन चारों प्रकार के लेखकों के अपने अपने अलग अलग दायित्व हैं। तो उन दायित्वों को समझें और आगे बढ़ें, यही मेरा मंतव्य था आज की बात को करने के लिए। कल किसी और दायित्व की बात करूंगा, और इस समय मैं आज्ञा चाहूँगा, इस अंक को यहीं विराम देता हूँ, अपनी वाणी को विराम दूंगा। आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी और आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी दोनों उपस्थित हैं। दोनों की उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ। दोनों ही श्रेष्ठ लेखक हैं और दोनों ही अपने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी क्षमता के साथ में करते हैं। इसके लिए इनका अभिनंदन है। और भी जो साथी हमारे मूर्धन्य विद्वान या विदुषी बहनें हैं, लगभग सभी लोग अच्छा अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। लेखक के ये दायित्व तो निश्चित रूप से सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। लेकिन इन दोनों के लिए उपस्थित होने के लिए सादर आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। भैया वो आज के अंक में 10 बजे आपके समक्ष फिर उपस्थित होगा, लेकिन वो पटल दूसरा होगा। पटल होगा कवि के साथ कॉफी पटल। उस पर 10 बजे फिर मिलता हूँ आपके साथ। नमस्कार, धन्यवाद।